ये फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है और अगर आपने इसके पहले वाले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड है कि पहले उनके रिकैप्स देख लो, वरना ये कहानी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। अब कहानी शुरू होती है वहां से जहां डीना अचानक खुद को साल 1666 में पाती है। लेकिन इस बार वो सब कुछ सैरा फियर की नजरों से देख रही थी। मतलब अब वो उसी की तरह सोच रही है, महसूस कर रही है और उसकी जिंदगी जी रही है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वो एक बान की ओर दौड़ती है जहां उसका भाई हेनरी एक सूअर की देखभाल कर रहा था। एक पिगलेट उल्टा फंसा होता है और सैरा जल्दी से चाकू निकालकर उसकी डिलीवरी कर देती है। इसके बाद वो अपने पापा से कहती है कि वो इन बच्चों में से एक पिगलेट सोलोमन गुड को गिफ्ट करना चाहती है, जो उसका अच्छा दोस्त है और उसकी बीवी और बच्चा हाल ही में बीमारी की वजह से चल बसे थे। उसके डैड उससे कैजुअली कहते हैं कि क्यों ना वो सोलोमन से शादी कर ले, लेकिन सैरा मुस्कुराते हुए बात को मजाक में उड़ा देती है। फिर वो अपने टाउन यूनियन में निकल पड़ती है और रास्ते में उसके दोस्त लिजी, आइजैक और एबिगेल मिलते हैं, जो आज रात जंगल में सीक्रेट बॉनफायर करने का प्लान बना चुके थे और उसके लिए एक सीक्रेट पासवर्ड भी सेट किया गया था। तभी उसकी मुलाकात होती है हैना मिलर से, जो पादरी की बेटी है। सैरा को थोड़ा झटका लगता है जब हैना कहती है कि वो भी बॉनफायर में आ रही है और चाहती है कि सैरा और लिजी उसके साथ चलें जंगल में बेरीज लेने, जो उन्हें एक बुजुर्ग औरत की झोपड़ी से लेनी है जिसे सब विडो कहते थे। दोनों के बीच के बॉन्ड से साफ समझ आता है कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन तभी हैना की माँ गुडी मिलर वहां आ जाती है, जो सैरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसकी ओर गुस्से से देखती है। इसके बाद सैरा अकेले अपनी राह पर निकलती है, लेकिन उसे रास्ते में टाउन का ड्रंक मैट थॉमस मिलता है, जो शराब के नशे में उससे कहता है कि उसे सैरा के अंदर कुछ अंधेरा नजर आता है। वो इन बातों को इग्नोर करती है और आगे बढ़ती है। फिर वो जंगल में स्थित सोलोमन गुड के घर पहुंचती है, जहां बाहर दो कब्रें बनी थी, उसकी बीवी और बच्चे की। सैरा उसे पिगलेट देती है ताकि वो अपने दुख से थोड़ा कम कर सके। सोलोमन बताता है कि वो अब खेती की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई फसल नहीं होगी। जैसे ही सूरज ढलता है, सैरा, लिजी और हैना जंगल की ओर निकलते हैं बेरीज लेने के लिए। रास्ते में वो उस विडो के बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक विच है जो शैतान की पूजा करती है, मगर सैरा को इन बातों पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि असल में उस औरत को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसने एक नेटिव अमेरिकन से प्यार कर लिया था। जब वो लोग उसकी झोपड़ी पहुंचते हैं तो घर खाली होता है और माहौल थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाकर बेरीज ढूंढते हैं। इस बीच सैरा को एक अजीब सी किताब मिलती है और वो उसे क्यूरियोसिटी से पलटने लगती है। किताब में डीमंस के नाम लिखे हुए थे और वो गलती से एक नाम जोर से पढ़ देती है। तभी विडो अचानक घर लौटती है और गुस्से में सैरा को डांटते हुए कहती है कि इस किताब में शैतान है और अब क्योंकि तुमने नाम पढ़ लिया, शैतान तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर चुका है। उसी वक्त हैना भी अंदर आ जाती है और विडो उन्हें डांटकर बाहर निकाल देती है। इस सब के बाद तीनों बॉनफायर वाली जगह पहुंचते हैं, जहां बाकी दोस्त पहले से मौजूद थे। वो बेरी सबके साथ शेयर करते हैं, जिनका असर होते ही सब लोग थोड़ा सा हाई फील करने लगते हैं। म्यूजिक, डांस और मस्ती का माहौल था। सैरा और हैना एक दूसरे को देखकर सॉफ्टली मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहां कैलिब नाम का एक लड़का आता है, जो हैना के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है, लेकिन सैरा तुरंत बीच में आकर उसे सबके सामने शर्मिंदा कर देती है और साफ साफ कह देती है कि वो क्या सोच रहा है। फिर वो हैना को वहां से दूर ले जाती है और दोनों जंगल में एक चट्टान के पास बैठते हैं। हैना एक लाल मॉस का टुकड़ा तोड़कर सैरा के बालों में लगा देती है। दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन तभी पास के जंगल से कुछ आवाजें आने लगती हैं और डर के मारे दोनों जल्दी से वापस टाउन की तरफ भागते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। हैना सैरा को याद दिलाती है कि अगर यूनियन के लोग उनके बारे में जान गए तो वो उन्हें बिना सोचे फांसी दे देंगे। लेकिन सैरा को अब किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे हैना से सच्चा प्यार है और वही एक लड़की है जो उसे जीने का एहसास कराती है। दोनों एक आखिरी बार एक दूसरे को किस करके अलग हो जाते हैं। इस बात से बेखबर के पास में ही मैट थॉमस नशे में बैठा सब देख रहा होता है। रात को जब सैरा सोने जाती है, वो अपने प्यारे डॉग मैरी बॉय को अपने पास सुला लेती है। अगली सुबह नींद खुलते ही वो सबसे पहले मैरी बॉय को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी अचानक हैना बहुत परेशान से उसके घर पहुंचती है और उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो बताती है कि उसके पापा, जो टाउन के पादरी हैं, अजीब तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। सैरा को लगता है शायद वो बीमार हैं और उन्हें बस थोड़ी दवा की ज़रूरत है। फिर हैना कहती है कि अब उसकी मम्मी ने उसे सैरा से मिलने से मना कर दिया है, क्योंकि उसे शक हो गया है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। हैना पूरी तरह उलझी हुई लगती है और वो डरते डरते पूछती है, कहीं हमारे रिश्ते की वजह से ये सब भगवान का गुस्सा तो नहीं है। सैरा उसका हाथ पकड़कर उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गुडी मिलर अचानक वहां आकर गुस्से में हैना को थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाती है कि मैट थॉमस ने उन्हें कल रात किस करते हुए देख लिया था और अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। गुडी सैरा पर अपनी बेटी को भटकाने का आरोप लगाती है और गुस्से में उसे घर से भगा देती है।
जब सैरा बाहर आती है तो उसे महसूस होता है कि हर कोई उसे अजीब निगाहों से देख रहा है। वो घर लौटती है और पाती है कि उसके पापा गुस्से में एकदम शांत बैठे हैं। उन्होंने भी ये सब सुन लिया था और अब उसे ताने देते हुए कहते हैं कि शायद उन्होंने उसकी परवरिश सही से नहीं की और वो हमेशा से उसमें कुछ अलग महसूस करते थे। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सैरा इस सब के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश करती है और जब वो किचन में आटे की बोरी उठाकर लाती है तो देखती है कि सारा खाना खराब हो चुका है। जब वो आटे को बाहर निकालती है तो उसमें से कीड़े निकलते हैं। तभी उसका भाई हेनरी उसे बाहर बुलाता है और जैसे ही वो बांध में पहुंचती है तो देखती है कि जो स्वर्णी उन्होंने बचाई थी उसने अपने सारे बच्चों को खा लिया। ये सब देखकर सैरा बुरी तरह टूट जाती है और हेनरी से कुल्हाड़ी लाने को कहती है। वो खुद अपने हाथों से उस सुअर को मार देती है। बाद में जब वो गांव जाती है तो वहाँ का माहौल और भी खराब मिलता है। सबका खाना सड़ चुका था और जानवर भी अजीब हरकतें कर रहे थे। लोग कुएं के पास इकट्ठा हुए थे क्योंकि बाल्टी अंदर फंस चुकी थी और मैट थॉमस वहाँ खड़ा चिल्ला रहा था कि ये सब पापों की सजा है। जब लोग बाल्टी को बाहर निकालते हैं तो इसमें से मैरी बॉय की लाश निकलती है, जिसे देख सैरा पूरी तरह से टूट जाती है। अब मैट थॉमस सबको डराने लगता है कि शैतान आ चुका है और ज़रूर कोई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। दोपहर में सैरा खुद को काम में बिजी रखती है। तभी सॉलोमन गुड उसके घर आता है और उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है। वो सैरा का चेहरा देखकर समझ जाता है कि कुछ तो गलत चल रहा है, इसलिए सैरा सब कुछ उसे बता देती है कि उसे लग रहा है कि शायद उसने ही किसी तरह शैतान को इस टाउन में बुला लिया है और शायद वो वाकई में अजीब और बुरी किस्म की लड़की है क्योंकि वो हैना से प्यार करती है। ये सुनकर सॉलोमन थोड़ा दुखी तो होता है क्योंकि उसके मन में सैरा के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन वो फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वो मानता है कि टाउन में कुछ बहुत गड़बड़ चल रही है, लेकिन वो नहीं मानता कि गलती से कोई शैतान को बुला सकता है। उसके लिए इंसान को जानबूझकर अपनी मर्जी से हाथ बढ़ाना पड़ता है। तभी बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है और दोनों दौड़कर वहां पहुंचते हैं जहां पूरा टाउन चर्च के बाहर इकट्ठा थे और लोग घबराए हुए थे। पता चलता है कि पास्टर मिलर ने खुद को चर्च में बंद कर लिया है और बच्चों को भी अंदर कैद किया हुआ है। सॉलोमन तुरंत साइड वाले दरवाजे की ओर भागता है और कुछ आदमियों के साथ मिलकर जोर लगाकर दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो सबसे कहता है कि कोई अंदर ना आए और अकेले एक भाला लेकर चर्च में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसके पैरों के पास कुछ अजीब चीजें बिखरी थीं। वो पास जाकर देखता है और पता चलता है कि वो सब बच्चों की निकाली गई आंखें हैं। यहाँ तक कि पास्टर ने अपनी भी आंखें फोड़ दी थीं। सॉलोमन शॉक में ये भयानक सीन देखता है और तभी बाकी लोग भी अंदर घुस जाते हैं, जहां अपने बच्चों की हालत देखकर सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। सैरा भागती हुई हेनरी के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मरा हुआ देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी पास्टर मिलर की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पास्टर की मौत हो जाती है। लेकिन इससे गांव वाले और ज्यादा उग्र हो जाते हैं। शाम होते होते सारे लोग मीटिंग हाउस में इकट्ठा होते हैं ताकि इस डरावनी हालत का कोई हल निकाला जा सके। सभी को पूरा यकीन हो चुका था कि ये सब किसी शैतान की पूजा करने वाले इंसान की वजह से हो रहा है और अब वक्त आ गया है कि असली दोषी को सजा दी जाए। केलेब, जिसे पिछली रात सैरा ने सबके सामने नीचा दिखाया था, अब इस मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेना चाहता था। वो झूठी कहानी गढ़ता है कि उसने सैरा और हैना को जंगल में बिना कपड़ों के शैतान के साथ डांस करते और संबंध बनाते देखा था। धीरे धीरे बाकी लोग भी इस झूठ में उसका साथ देने लगते हैं। सॉलोमन गुड सबको समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। आखिरकार फैसला हो जाता है कि सैरा और हैना दोनों चुड़ैल हैं और उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस सब के बीच सैरा और हैना बाहर खिड़की से ये सब चुपचाप देख रही होती हैं, लेकिन केलब की नजर उन पर पड़ जाती है और वो सबको चिल्लाकर बताता है कि वो यही है। अब पूरा झुंड उनके पीछे भागता है। दोनों लड़कियां जान बचाकर भागती हैं, लेकिन भागते हुए हैना गिर जाती है। वो सैरा से कहती है कि वो खुद को बचा ले, लेकिन खुद पकड़ी जाती है। लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं, जंजीरों में बांध देते हैं और सबके सामने घसीट कर ले आते हैं। तभी एक आदमी ऐलान करता है कि अब सैरा को भी ढूंढना होगा। सैरा के दोस्त, यहाँ तक कि सॉलोमन भी ये सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन सब डर के मारे कुछ नहीं बोलते। अब गांव वाले एक एक घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं, मगर सैरा यूनियन से भागने के बजाय वहीं पास ही छिपी रहती है क्योंकि वो हैना को अकेला छोड़ना नहीं चाहती। वो चोरी छिपे उस जगह पहुंचती है जहां हैना को बंद किया गया था। हैना उससे कहती है कि वो भाग जाए, खुद को बचा ले, लेकिन सैरा साफ मना कर देती है। हैना समझाती है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही है या नहीं, क्योंकि गांव वाले तो उन्हें पहले से ही दोषी मान चुके हैं और अब फांसी तय है। सैरा को ये बात समझ आ जाती है और फिर वो कहती है कि अगर सबको यही लग रहा है कि हम डेविल के साथ हैं, तो क्यों ना अब सच में कुछ वैसा किया जाए। वो हैना से वादा करती है कि वो शैतान की किताब लेने विडो के घर जाएगी और डेविल से डील करके उन्हें बचाने की कोशिश करेगी, और जब सब कुछ खत्म होगा तो वो खुलेआम सबके सामने हैना को फिर से किस करेगी। फिर सैरा विडो के घर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था और वो शैतानी किताब भी गायब थी। तभी वो अचानक फिसलकर नीचे गिरती है और वहां उसे विडो की लाश मिलती है।
ये देखकर सैरा डर जाती है और भागकर सीधा सोलोमन के पास पहुंचती है। वो उससे कहती है कि किसी ने किताब चुराकर शैतान से सौदा किया है और बदले में पूरे गांव को बलि चढ़ाया गया है ताकि उसे जो चाहिए वो मिल जाए। वो बार बार दोहराती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं है और सोलोमन कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि बाहर गांव वालों की आवाज़ें आने लगती हैं। अब वो लोग सैरा को ढूंढते ढूंढते सोलोमन के घर तक पहुंच चुके थे। जल्दी जल्दी सोलोमन उसे घर के पीछे वाले कमरे में छिपने को कहता है। बाहर केलब उससे सवाल कर रहा था और बाकी लोग पूरे घर की तलाशी ले रहे थे। इसी बीच सैरा को एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है जो बेसमेंट में खुलता है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो एक रहस्यमयी जगह पहुंचती है जहां जमीन पर एक अजीब सा सिंबल बना होता है। पास में काले बकरे का कटा सिर पड़ा था और वो सिंबल काले खून से भरा हुआ था। और फिर उसे वहीं शैतान की किताब भी मिल जाती है। इतने में पीछे से सोलोमन भी उस जगह आता है और सैरा पूरी सच्चाई समझ जाती है कि असली गुनहगार वही सोलोमन गुड है जिसने खुद शैतान से डील की थी और इस गांव को अपने फायदे के लिए कुर्बान कर दिया था। उसी ने विडो की हत्या की और वही वो इंसान था जिसने उस रात जंगल में सैरा और हैना को एक दूसरे के करीब देखा था। सोलोमन सैरा को सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वो बस वही चाहता है जो हर कोई चाहता है, ताकत, पैसा और अपनी एक लेगेसी बनाना। और अगर इसके लिए कुछ लोगों की जान चली भी जाए तो भी चलेगा। फिर वो सैरा को भी अपने साथ जोड़ने की बात करता है, लेकिन सैरा बिना झिझके मना कर देती है। तभी सोलोमन गुस्से में आकर एक पत्थर उठाता है और उसके सिर पर मारता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा किसी तरह घसीटते हुए गुफा में और अंदर चली जाती है। वो अंधेरे में रास्ता ढूंढती रहती है जबकि पीछे से सोलोमन उसका पीछा कर रहा था। वो एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सोलोमन उसे नीचे घसीट लाता है और कहता है कि वो उसे प्यार करता है और चाहता है कि वो साथ रहे। लेकिन जब सैरा उसकी बात नहीं मानती तो वो चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैरा अपना बचाव करती है जिससे चाकू उसकी कलाई में लग जाता है और उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। फिर भी वो खुद को किसी तरह खींचकर आगे बढ़ती है। वो अपने कटे हाथ को कपड़े से बांध लेती है और रेंगते हुए उस जगह तक पहुंचती है जहां से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वो उसे तोड़कर बाहर निकलती है जो सीधा मीटिंग हाउस के अंदर जाता है। लेकिन कुछ कहने से पहले ही सोलोमन वहां आ जाता है और सबको चिल्लाकर बताता है कि उसने सैरा फायर नाम की चुड़ैल को पकड़ लिया है। फिर सुबह होने पर सैरा और हैना को फांसी के पेड़ के नीचे लाया जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर सैरा हैना को बचाने के लिए कुछ सारी गलती अपने सिर ले लेती है। वो सबके सामने कबूल करती है कि शैतान से उसका ही रिश्ता है और हैना सिर्फ उसके असर में थी, इसलिए वो निर्दोष है। हैना ये सुनकर चौंक जाती है और मना करती है, लेकिन एक आदमी उसका मुंह दबा जाता है ताकि सैरा अपनी बात कह सके। फिर लोग हैना को वहां से खींचकर ले जाते हैं। अब खुद सोलोमन आकर सैरा के गले में फंदा डालता है और तभी सैरा उसे देखकर कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरने के बाद भी सच को सामने लाने से पीछे नहीं हटेगी। वो कहती है कि वो हमेशा उसके नाम और विरासत का पीछा करेगी। और फिर सैरा फायर को फांसी दे दी जाती है। उसके दोस्त सब देख रहे होते हैं और हैना फूट फूट कर रो रही थी। जब सब वहां से चले जाते हैं तब भी हैना उसकी लाश के पास बैठी रहती है। गांव वाले सैरा को उसी पेड़ के नीचे दफना देते हैं, लेकिन उसी रात उसके दोस्त और हैना चुपके से उसकी लाश निकाल कर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सैरा को सम्मान मिलना चाहिए। फिर वो उसे उसी चट्टान के पास दफनाते हैं जहां उसने और हैना ने आखिरी बार किस किया था। समय बीतता है और उस जगह पर लाल मॉस उगने लगती है जो इस बात का संकेत है कि सैरा का इरादा अब भी जिंदा है। फिर ये भी पता चलता है कि जो लोग उसकी हड्डियों को छूकर विजन्स देखते हैं वो सैरा का गुस्सा नहीं बल्कि उसका सच दिखाने का तरीका है। अब कहानी वापस 1994 में लौटती है जहां डीना जंगल में बुरी तरह हाँफ रही थी। अब उसे अपने शहर के अजीब श्राप की असली हकीकत पता चल चुकी थी। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आती है और शरीफ निक वहां पहुंचता है। डीना जॉश को पकड़ती है और दोनों जंगल की ओर भागते हैं ताकि निक से बच सके। जॉश थोड़ा कंफ्यूजन में था तो डीना फटाफट उसे सब समझाती है। उसी वक्त निक भी जंगल में उन्हें ढूंढने लगता है क्योंकि अब उसे अंदाजा हो चुका था कि डीना को सब सच पता चल गया है और वो उसे रोकना चाहता है। लेकिन डीना और जॉश चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और निक की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में डीना जॉश को कहानी जल्दी जल्दी समझाती है कि निक गुड का पूर्वज सोलोमन ही था जिसने सबसे पहले डेविल से सौदा किया था और अब हर जनरेशन में गुड फैमिली का सबसे बड़ा बेटा डेविल को शेडी साइड की किसी इंसान का नाम देता है और डेविल उस इंसान को काबू में करता है। फिर वो इंसान हत्याएं करने लगता है और डेविल उन मरे हुए शेडी साइडर्स के खून से अपनी भूख मिटाता है, जिससे गुड्स फैमिली को उनकी डील का पूरा फायदा मिला। निक बना शेरिफ, उसका भाई बन गया मेयर और सनीवेल टाउन हर दिन और अमीर होता गया, जबकि शैड साइड की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। जब भी कोई सैरा फियर की हड्डियों को छूकर सच के करीब पहुंचने लगता तो गुड्स अपने मरे हुए सीरियल किलर्स को उसके पीछे छोड़ देते ताकि उनका सीक्रेट हमेशा छुपा रहे। डीना और जॉश जिगी के पास वापस आते हैं और उसे पूरा सच बता देते हैं। ये सब सुनकर जिगी को गहरा झटका लगता है क्योंकि उसने निक गुड पर भरोसा किया था और उसे सच में एक अच्छा इंसान समझा था। डीना कहती है कि ये सब खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, निक गुड को मारना होगा। तभी जिगी बताती है कि उसने पहले ही निक को घर बुला लिया है क्योंकि उसे लगा था कि निक उनकी मदद करेगा। अब निक किसी भी पल घर पहुंचने वाला था तो ये लोग जल्दी से पजेस सैम को बेहोश करते हैं और पुलिस की गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं।
जॉश वही कार्ड निकालता है जो मार्टिन नाम के जैनिटर ने उसे दिया था और वो उसके घर जाकर मदद मांगता है। पहले तो वो उन्हें मना करता है, लेकिन बाद में बिना ज्यादा सोचे वो मदद के लिए मान जाता है। फिर वो सबको ले जाकर शार्टसाइड मॉल दिखाता है, जहां हर दुकान के बाहर सिक्योरिटी के लिए मजबूत गेट लगे हुए थे। टीम अपना पूरा प्लान बनाती है और फिर हैंगिंग ट्री के पास मिलते हैं, जहां वो अपने उन दोस्तों को याद करते हैं जो इस पूरी जंग में जान गंवा चुके हैं, जैसे आर्नी, एलिस, सिंडी, केट और साइमन और आखिर में सैरा फियर। डीना अपनी हथेली काटती है और सब लोग प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनका आइडिया ये होता है कि डीना के खून का ट्रेल बनाकर किलर्स को दुकान तक लाएंगे और फिर उन्हें गेट के अंदर बंद करेंगे। फिर जब निक आएगा तो उसके ऊपर डीना का खून डाल दिया जाएगा ताकि सारे किलर्स उसके पीछे लग जाएं। सब लोग सही मौके का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस ऑफिसर कपिंस्की और एक और पुलिस वाला मॉल में पहुंच जाते हैं और उन पर ट्रेसपासिंग का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन तभी मिल्कमैन अचानक वहां आता है और ऑफिसर को मार देता है। दूसरा ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, लेकिन मिल्कमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे चाकू से मार डालता है। अब पूरा ग्रुप अपने अपने पोजीशन पर आते हैं। डीना छिप जाती है, जॉश जल्दी से ग्रिफ्टर को ट्रैप करता है, मार्टिन मिल्कमैन को बंद कर देता है और जिगी स्कल मास्क और फिर नाइटविंग को जाल में फंसा देती है। फिर सब लोग पिज्जा काउंटर के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं और मार्टिन नोट करता है कि अब चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया है। किलर्स अब कोई आवाज नहीं कर रहे। तभी वो देखते हैं कि निक गूड अब मॉल में दाखिल हो चुका है। जिगी बाहर निकलती है और बीचों बीच खड़ी हो जाती है। तभी निक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उनकी आंखों से साफ पता चलता है कि दोनों के बीच अभी भी फीलिंग्स हैं। लेकिन जिगी बिना रुके अपने प्लान पर आगे बढ़ती है और निक के ऊपर डीना का खून डाल देती है। अब निक पूरी तरह खून में लथपथ हो चुका था, तो टीम किलर्स को छोड़ देती है ताकि वो निक पर अटैक करें। लेकिन निक तेजी से जिगी को पकड़ लेता है और बाकी सबको धमकाता है कि अगर उन्होंने हथियारों को रोका नहीं तो वो जिगी को मार डालेगा। जिगी उसके पकड़ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके ऊपर भी डीना का खून होने की वजह से मिल्कमैन उसे पकड़ लेता है। उधर निक स्कल मास्क से लड़ने में उलझा हुआ था। डीना जिगी को बचाने के लिए अपनी दूसरी हथेली भी काट देती है ताकि सारे किलर्स जिगी को छोड़कर उसकी तरफ चले जाएं। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर निक भी वहां से भाग निकलता है। डीना बिना वक्त गवाए चाकू उठाती है और निक के पीछे भागती है, जबकि मार्टिन, जिगी और जॉर्ज जिगी की ब्लडी शर्ट से किलर्स का ध्यान भटकाते हैं। डीना खून के निशानों को फॉलो करते हुए सैरा फेयर की यादों को याद करती जाती है और जल्द ही उसे वो सीक्रेट गुफा का रास्ता मिल जाता है और बिना हिचकिचाहे वो उसमें कूद जाती है, निक गूड को खत्म करने का पूरा इरादा लेकर। वहीं मॉल में जॉश के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो किलर्स पर खून से भरे पानी वाले पिचकारियों से स्प्रे करते हैं ताकि वो आपस में ही लड़ने लग जाएं और उसका प्लान काम भी करता है। चारों किलर्स अब खत्म हो चुके थे, लेकिन इसी बीच उन्हें यह भी पता चलता है कि सैम अब खुद को छुड़ाकर निकल चुकी है और डीना को ढूंढ रही है। जॉश, मार्टिन और जिगी बाहर आते हैं, मगर सामने से 2 किलर्स वहां पहुंच चुके थे। बुरी बात यह थी कि अब डीना के खून का एक भी ड्रॉप नहीं बचा, इसलिए अब उन्हें कुछ नया सोचना होगा। अपनी बहन को बचाने के लिए जॉश एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और रूबी लेन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। वहीं दूसरी ओर डीना अभी भी केव में अंदर बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी सैम अचानक उस पर झपट पड़ती है और उसका गला दबाने लगती है। लेकिन वो सैम को मारना नहीं चाहती, क्योंकि उसके दिल में अब भी उसके लिए प्यार है। वो बार बार सैम से कहती है कि उसे पहचानने की कोशिश करे और कुछ सेकंड्स के लिए सैम को होश आता है, जिससे डीना को मौका मिल जाता है उसे दोबारा बेहोश करने का। उधर जॉश की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन जिगी समय रहते रूबी लेन को गोली मार देती है और जॉश की जान बचाती है। उधर केव में डीना जमीन पर घिसटते हुए बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तभी निक गुड वहां आ जाता है और डीना को उठाकर उसे चाकू मार देता है। मॉल में उस वक्त सभी किलर्स जो मरे हुए थे वो सब एक एक करके फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिगी गोलियां चलाती है, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं होता और तीनों काफी डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ डीना अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी और निक उसे धमकाते हुए कहता है कि अब वो पूरी कहानी का ब्लेम उसी पर डाल देगा और कहेगा कि उसी ने अपने दोस्तों, भाई और गर्लफ्रेंड को मारा। डीना देखती कि वो धड़कता दिल अब भी वहीं पास में है। डीना किसी तरह निक का हाथ उस दिल से टच करवाती है और फिर निक को भी सारे विजन्स दिखने लगते हैं, उन लोगों के जो उसकी वजह से मरे थे। उसके कानों में सैरा फियर की आवाज गूंजती है और उसका चेहरा भी नजर आता है। उस पल में ऐसा लगता है मानो सैरा फियर खुद डीना के शरीर के अंदर आ गई हो और डीना में एक दमदार ताकत आ जाती है, जिससे वो सीधे निक की आंख में चाकू घुसा के उसे खत्म कर देती है। मॉल में जो सारे किलर्स थे वो अब धीरे धीरे उड़ते हुए मक्खियों में बदल जाते हैं। जिगी, जॉश और मार्टिन चैन की सांस लेते हैं। केज में डीना धीरे धीरे होश में आती है और पूछती है क्या सब ठीक है। डीना उसे दिखाती है कि उसने किताबों से बनी फेक आर्मर पहन रखी थी। अब दोनों केव से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं और देखते हैं कि दीवारों पर बने सभी नेम्स और फ्लोर का सिंबल गायब हो रहा है। उन्हें एक दरवाजा दिखता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो सीधे निक गुड के रॉयल बंगलो में पहुंचते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं जहां सनीवेल के लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कार रोड पर आती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है।
300 सालों में पहली बार आज सनीवेल में कुछ बुरा होता है। अगले सीन में एक न्यूज एंकर बताता है कि निक गुड को सीरियल किलर घोषित कर दिया गया। जॉश टीवी बंद करता है और डीना के साथ स्कूल के लिए निकलता है। टाउन के दूसरी तरफ जिगी अब मिसेस लेन से मिलने जाती है ताकि उसे सच बता सके कि उसकी बेटी रूबी लेन के साथ असल में क्या हुआ था। डीना जॉश को स्कूल ड्रॉप करती है लेकिन खुद आज स्कूल नहीं जाती क्योंकि उसने सैम के साथ एक प्यारी सी डेट प्लान की है, वहीं जहां सैरा फेयर की कब्र है। दोनों उस पत्थर पर सैरा का नाम लिखते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं।